हम बोल रहे हैं B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B के इतने प्रकार हैं। B1 का सबका केमिकल नेम जरूर पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए। B1 थायमिन, B2 विटामिन B2 को विटामिन G भी कहते हैं। इसके बाद इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसका निकोटिनिक एसिड या नियासिन दोनों चीजें बोलते हैं। इसके बाद है B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसके बाद B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन या विटामिन H, इसको विटामिन H भी कहते हैं। इसको उठा के उधर कर दें। दो लोग आओ जो थोड़े से बॉडी बिल्डअप वाले आओ, ये जो लोग जिम में जाते हैं इसको उठा के थोड़ा सा हाँ, थोड़ा जिसका लाओ थोड़ा सा उधर करो। अब दिखा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, ये इनके केमिकल। B5 का है पेंटोथेनिक एसिड, B12 है साइनोकोबैलेमिन, विटामिन H, एक इसको कहते हैं B7 को विटामिन H, विटामिन G, विटामिन H। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। B1 थायमिन, B2 इज आल्सो नोन एज विटामिन G, राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक एसिड या नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन या विटामिन H, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबैलेमिन। फोलिक एसिड अब हिंदी में ही लिखा है। हाँ,
वाटर सॉल्युबल ये पानी में घुलनशील हैं, दो हैं बी और सी। और आपके फैट सॉल्युबल हैं ADEX। हाँ चाहे जो याद कर लीजिए, ये आप लोग का शॉर्टकट है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इनका काम क्या क्या है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड, इसकी कमी से क्या होता है? वेरी वेरी FAD FMN के घटक हैं ये, इसकी कमी से क्या हो जाता है? कोलोसिस, क्लियोसिस भी कहते हैं, कोलोसिस भी कहते हैं। इसमें ये NAD और NADP के घटक, घटक का मतलब है ये उसके पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। ये मार्कर आपका बहुत लाइट चल रहा है इसीलिए दिख नहीं रहा है। क्लियोसिस, कोलोसिस भी कहते हैं, हिंदी में कोलोसिस लिख देते हैं, इंग्लिश में क्लियोसिस बोलते हैं उसको। हाँ डिजीज अभी बताते हैं, किस डिजीज में क्या होता है, कैसे पहचाना जाएगा कि इसमें जो है ये प्रॉब्लम है। पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे उसकी। सबसे फर्स्ट वन है आपका थायमिन, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड जब हमारे शरीर में जा रहा है तो वो जो है किस तरह से लास्ट यूनिट में आएगा। जैसे अमीनो एसिड है आपका तो कहाँ से उसका डाइजेशन होकर कहाँ तक पहुँचेगा वो चीज़ है। और आपका जो है इसके बाद आ रहा है कि राइबोफ्लेविन, ये FAD और FMN के घटक हैं, यानी इसके कंपोनेंट हैं। फुल फॉर्म ये हमने लिख दिया है, FAD का है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बस लिख लीजिए, पूछा नहीं जाएगा आपसे, फुल फॉर्म बस आपको ये पता होना चाहिए बस। और FMN का है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो न्यूक्लियोटाइड हैं इसमें। NAD का निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ P का मतलब फॉस्फेट हो गया। अब इसमें जो बेरी बेरी आपका हो रहा है, बेरी बेरी में क्या होता है आपका, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है लोगों में, याददाश्त कम हो जाती है और मसल्स में वीकनेस आ जाती है। जैसे पता कैसे चलेगा कि इनको बेरी बेरी हो गया, एक तो उसकी याददाश्त चीज़ें वो भूलना शुरू कर देगा और उसके मसल्स में हमेशा प्रॉब्लम सी लगेगी कि वो थोड़ा सा काम करेगा कहेगा मैं तो थक गया हूँ बिल्कुल, ये वाली चीज़ें आएंगी। और छोटी छोटी बातों में जैसे कभी कभी गुस्सा हम लोग को ज़्यादा आता है ना, ये रीज़न ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अपने उससे आता है, ये इन सब की कमी हो जाती है, इसका भी रीज़न होता है। आपकी बहुत कमी लग रही थी इतने दिन से क्लास में, आज आप आ गए, अच्छा लगता है।
मैम क्या होते हैं ड्रग्स क्या होते हैं खाने के लिए? क्या चीज? फ्रूट क्या है सबसे ज्यादा तो देखिए फ्रूट्स में कुछ तो स्पेसिफिक होते हैं कि कुछ में तो स्पेसिफिक है, बाकी ज्यादातर चीजें हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स ही ले रहे हैं। जितना लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब से ही ये सब सोर्सेस हैं, ठीक है। बाकी मिल्क में सब कुछ है आपका, मीट हो गया, ये सब चीज़ों में सब कुछ है आपका। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए सीधे सीधे है कि वो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। जैसे विटामिन सी का सबसे अच्छा खट्टे फल आपने ले ली, विटामिन सी मिल गया आपको। इन सब का भी स्पेसिफिक किसी किसी का होता है। जैसे इन सब में क्या है, पपीता हो गया, एवोकेडो हो गया, इन सब का फिक्स है कि इनमें पाया जाएगा। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स ही हैं आपका। इसके बाद दूसरा है क्लियोसिस। क्लियोसिस में आपका क्या होता है, जैसे हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि हमारा जैसे लिप्स है, लिप्स यहाँ किनारे से फट जाता है, कभी कभी ये दिक्कत आती है ना कुछ लोगों का, तो उनमें क्या कमी हो रही है, B2 की कमी हो रही है। B2 की कमी की वजह से ये हो जाता है। नियासिन में क्या हो रहा है, नियासिन में आपका स्किन संबंधी डिजीज होती है। कभी कभी स्किन में देखिए रैशेस पड़ जाते हैं, कभी कभी ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है। जितना हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब क्या है, B3 की कमी से हैं। तो B3 की कमी दूर करने के लिए एवोकेडो खा लिया, पपीता खा लिया, किशमिश खा लिया, इन सब चीज़ों को ले लिया तो आपका B3 का अच्छा सोर्स है। तो किसी किसी का तो स्पेसिफिक है कि ये चीज़ खाने से वो चीज़ कम हो जाती है। जैसे हम लोग का जैसे प्लेटलेट्स कम होता है तो क्या बोला जाता है, पपीता की लीव्स को बिल्कुल ग्राइंड करके उसका रस पी लो, बोला जाता है ना। ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें नारियल पानी पियो तो स्पेसिफिक उनसे वो चीज़ इंक्रीज होती है। कुछ का तो स्पेसिफिक पता है, लेकिन कुछ का ये रहता है कि हाँ इसमें पाया जाता है, हमें ये खाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या हो गया, नियासिन के लिए पपीता हो गया, किशमिश हो गया, एवोकेडो हो गया, 3 चीज़ आप ले सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो आपका ये केमिकल नेम इम्पोर्टेंट है। केमिकल नेम आपका सबको याद होना चाहिए। और उसके बाद उधर डिजीज, किससे कौन सी डिजीज हो रही हैं, 2 चीज़ें जरूर याद करना है। इसके बाद B6 या तो लिख लीजिए, ऐसे हम बोल दें B6, पहले B5 का लिखिए, सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक, सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक B5। जितना चूचू करोगे हम लिख ही देंगे उत्तर में। B5 के लिए सामान्य दोनों मार्कर आ जाते हैं, नीचे से निकाल लीजिए। 17 ठो लगी है, चल B5 में लिखते जाइए, बोलते भी जा रहे हैं, लिखते भी जाइए। सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक, सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक। चर्म रोग, स्किन डिजीज और बाल का सफेद होना, बाल सफेद हो जाएंगे, झड़ते चले जाएंगे, ये सब क्या हो रहा है, B5 की कमी से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा। इसके बाद है B6, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दिख नहीं रहा है, हम बोलते जाएंगे। चर्म रोग B6 के लिए, चर्म रोग पेशीय ऐठन यानी मसल्स में ऐठन वगैरह होगी तो वो किसकी कमी से हो रहा है, B6। फटाफट लिखते जाइए। B5 हो गया, B5 का पहले नोट करिए, सामान्य वृद्धि विकास के लिए आवश्यक, रीजन ये हो गया, रोग हो गया चर्म रोग के लिए और वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना, ठीक है। इसके बाद B6 के लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया और B6 से हो रहा है आपका एक चर्म रोग हो गया, दूसरा पेशीय ऐठन यानी मसल्स में आपकी ऐठन टाइप की होगी, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद B7 सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बनाने के लिए आवश्यक है ये सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। ये भी आपका चर्म रोग और बालों का झड़ना मेन आपके कौन कौन से हैं बता दे रहे हैं, फिलहाल लिख लीजिए इसको, चर्म रोग बालों का झड़ना। इसके बाद B9 लिखिए,
वृद्धि के लिए और सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए वृद्धि और सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल बनाने के लिए। इससे होता है रुधिर छिड़ता, रुधिर छिड़ता यानी हमारे ब्लड में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, आरबीसीज वगैरह वगैरह हमारी सही से बन नहीं पाती, रुधिर छिड़ता। ये किसकी वजह से है? B9, विटामिन B9। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी नर्वस सिस्टम में भी जो प्रॉब्लम आती है वो किसकी वजह से है? B9, नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद है B12, B12 में भी रुधिर छिड़ता हो रही है, प्रॉब्लम ये है। और ये क्या काम करता है? न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए होता है। ब्लड सेल, ब्लड सेल और नर्वस सिस्टम, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए होता है। ऐसे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है? एक तो रुधिर छिड़ता हो रहा है, दूसरा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है आपका B1 हो गया, केमिकल नेम इम्पोर्टेंट हो गया। एक बेरी बेरी पूछा जाता है, दूसरा आपका हो गया कोलियोसिस पूछा जाता है B2 की वजह से, तीसरा हो गया पेलेक्टा। 3 पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट है। इसके बाद के लगभग कॉमन ही हैं, वो इतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन शुरू के 3 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बेरी बेरी हो गया, कोलियोसिस हो गया और पेलेक्टा हो गया। B1, B2, B3। इसके बाद विटामिन सी में आ गई, इसका जनरल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको सही करा के लाइए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो मैं खोलो इसको, देखो ऐसे आधा गलत लिखोगे आधा सही लिखोगे, फिर याद क्या करोगे? ऐसे कंटिन्यूटी भी नहीं रहती ना, हम बोल कुछ और रहे लिखोगे कुछ और, पता चला हमारा सब्जेक्ट ऐसा हाथ ना चले तो समझ में नहीं आता था। चाहे मैथ्स पढ़ाओ चाहे जो पढ़ाओ, सब में ऐसे ही रहता है। सब ऐसा ही है, देखो चला चला कितनी देर चलेगी, सब दिखते तो चलते अच्छे हैं। ये देखो ये भी चल अच्छे रहते हैं। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद लिखिए विटामिन सी। विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारे घाव नहीं भरते हैं, ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो है मसूड़ों से खून निकलता रहता है अक्सर। इन सब की कमी से क्या हो रहा है? ये सब जो है कब दिखाई देंगे आपको? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंवले में। आंवले में सबसे ज्यादा है, बाकी जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी आपको। सर मैम उसमें होगी बारबेटा चेरी सबसे किसमें? बारबेटा चेरी आती है, बरबेटा चेरी किसी किसी में दिया होता है, जो एग्रीकल्चर की मेरी किताब है उसमें दिया है। हो सकता है उसमें दिया हो, लेकिन ज्यादातर आंवले में ही दिया होता है। आपके लेवल पे मुझे लगता है आंवला ही सेकंड में दिया है। बहुत ज्यादा जब बोटेनिकल घुसेंगे उसमें तब दिखा देगा वो। इसके बाद फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल बातें नहीं, फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील, ADEK, ADE और K। A का केमिकल नेम हिंदी में लिखते हैं ना, रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल, पॉलीकैल्सीफेरॉल भी इसी को कहते हैं। कैल्सीफेरॉल भी पॉलीकैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन
क्विनोन इसको कहते हैं। इसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसी को कह रहे हैं। कॉर्निया मतलब आँख से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो रही है सब विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया भी, ऑस्टियोमलेशिया, सूखा रोग, जनन क्षमता की कमी भी, थकाना जमना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। इसमें मेनली आपको इतना ही याद रखना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, इसका पॉलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का नेप्थोक्यूनोन। इसके बाद है इसकी कमी से रतौंधी हो गया, जैसे कॉर्निया में हमारे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आँख से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम आ रही सब विटामिन ए की कमी से। इसके लिए लोग बोलते हैं गाजर खूब खाइए, ठीक है, गाजर इसका अच्छा सोर्स है। इसके बाद सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं इसको। इसके बाद हो गया जनन क्षमता की कमी और इसमें थक्का न जमना। थक्का नहीं जमेगा तो इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग हमारी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कितने आपने याद कर लिए, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी हो गया और सी हो गया। विटामिन बी आपके कितने तरह के हो गए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, कितने हो गए, 8 तरह के हो गए। इसके बाद विटामिन सी, ठीक है, तो 9 आपको याद करने हैं किसमें, वाटर सॉल्युबल में। इसके बाद फैट सॉल्युबल A, D, E, K, केमिकल नेम सबके पता होने चाहिए। जब अगली क्लास होगी तो फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हमें कितना जो है खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो खाने में सबसे ज़्यादा हम क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, 25 to 30% फैट ले रहे हैं, 15% अप्रॉक्स प्रोटीन ले रहे हैं, बाकी मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, ये सब चीज़ें स्ट्रेस में थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। अब इससे डिजीज हमारी, अगर बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं तो कौन कौन सी डिजीज होगी। एक दिन में हमें कितना कैलोरी चाहिए, 2100 से 2400 शहर के लिए 2100 और गांव के लिए 2400। अच्छा, गांव वाले लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं इसलिए उन्हें नीड ज़्यादा है, इसलिए उन्हें कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए। एज जनरल हम देखें तो जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनको 2800 किलो कैलोरी चाहिए, और जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें 1600 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। इतना हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि हमें किससे कितना मिलता है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ले रहे हैं तो हमें कितना कैलोरी मिलेगा। अगर कोई चीज़ जैसे प्रोटीन हमने 1 ग्राम ले लिया तो हमें कितना मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम 1 ग्राम लेते हैं या फिर प्रोटीन लेते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। दो चीज़ों से अप्रॉक्स 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें मिलेगा। और अगर हम फैट लेते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम हम फैट ले रहे हैं तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे दाल 1 कटोरी खाया तो कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें हमारे एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, लेकिन उतना डीप हमें नहीं जाना है। जैसे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, अगर किसी ने दिया हो तो ध्यान दिया होगा, उसमें ये सारी चीज़ें ब्रीफ में थी बिल्कुल, कि अगर हम दाल 1 कटोरी खाएं या पालक कितना खाएं, इन सब चीज़ों से एक एक चीज़ से कितना कितना मिल रहा है, उसमें तो पूरा अंदर तक पढ़ना है। लेकिन आपको यहाँ इतनी नीड नहीं है, आपको बस इतना पढ़ना है कि आपको 2800 किलो कैलोरी एडल्ट के लिए चाहिए, बच्चों के लिए 1600 चाहिए, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी 1600 लगभग चाहिए। बाकी गांव शहर का आपने बता ही दिया कि शहर का इंसान जो है 21 ले लेगा, गांव का 24, अप्रॉक्स इतना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हो गया कार्बोहाइड्रेट, और आपने प्रोटीन से देख लिया कितना चाहिए, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट से 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसके बाद अगर ये एनर्जी हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई एनर्जी ज़्यादा ले रहा है, दिन भर में ज़्यादा चीज़ें खा रहा है, तो उसे कौन सा वो कहेंगे, एक ये चीज़ आती है। और कोई अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, जैसे उसका जो रेशियो है अगर इतना इतना नहीं है, तो कौन सी बीमारी उसको होगी। तो अगर कोई प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है तो उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है। ओबेसिटी तब
बोलते हैं? जब वो एनर्जी ज़्यादा इंटेक करे तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं? ओबेसिटी। ठीक है, ये ऑप्शन में देगा आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि जब एनर्जी ज़्यादा इंटेक करेगा कोई, यानी जो एक लिमिट आपको बता दी गई, जैसे 2800 होना चाहिए, अगर कोई 3000 3500 ये ले रहा है, जैसे आप लोग शादी वादी में जाते हैं, नहीं मन करता तब भी ज़्यादा खा लेते हैं ना, ये जो ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे हमें एनर्जी मिल रही है ना, तो हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा जा रही है। तो अगर हम कंटिन्यूअस, एक आध दिन तो चल जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस इसको करेंगे तो हम किसके शिकार हो जाएंगे? ओबेसिटी के। ओबेसिटी रोग हमें हो जाएगा। ज़्यादा खा के सो भी तो जाते हैं। हाँ, सो भी जाते हैं, क्योंकि हमारी जितनी सेल्स होती है वो सब डाइजेशन में काम करने लगते हैं, तो डाइजेशन में वर्क करने लगे तो हमें आलस आने लगा, अब हम आराम से सो जाते हैं। उसका रीज़न भी है कि हमारी जितनी सेल्स हैं सब किसमें काम करने लगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई, जब इनका डाइजेस्ट करो तो खा पी लेता है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटीन। जैसे प्रोटीन की कमी से दो रोग आपको हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे बच्चे देखिए वैसे तो बीमार से दिखेंगे, लेकिन पेट उनका निकला हुआ दिखता है, पेट जैसे नहीं, और शरीर हाथ पैर देखिए एकदम लगेगा कमजोर सा, और पेट एकदम खुला रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? क्वाशरकोर। इस बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशरकोर, कि उनका शरीर पतला रहेगा लेकिन पेट निकला रहेगा। और एक पर्सन ऐसे दिखाई देते हैं जिनका पूरा शरीर आपको लगेगा दुबला पतला, आंखें बिल्कुल धसी हुई दिखाई देंगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखाई देगा, ये सब सारी चीज़ें जब दिखाई देंगी तो वो भी आपका प्रोटीन की कमी से है, उसको कहते हैं मैरस्मस रोग। मैरस्मस। तो कितने रोग आपने पढ़े? पहला ओबेसिटी, ओबेसिटी तब है जब एनर्जी इंटेक ज़्यादा करेंगे। ठीक है, दूसरा है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कब होगा? जब आप इम्बैलेंस डाइट लेंगे, यानी डाइट आपकी बैलेंस नहीं होगी, प्रोटीन ज़्यादा हो गया, पता चला ये सब, जैसे प्रोटीन हमने आपको बताया 15% ही लेना, पता चला 50% आप प्रोटीन ही ले रहे हैं, तो क्या है? ये इम्बैलेंस है, तो ये इम्बैलेंस ना हो। ठीक है, नहीं तो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। इसका प्रोटीन की कमी से दो रोग मैंने बताया आपको, मैरस्मस और क्वाशरकोर। मैरस्मस तब होगा जब उसकी पूरी बॉडी आपको कमजोर सी दिखे और आंखें धसी हुई दिखे और जो है डार्क सर्कल दिखे, ये सब जब दिखेगा तो उसको मैरस्मस हो गया। क्वाशरकोर जब पूरी बॉडी आपकी कमजोर सी दिख रही लेकिन पेट निकला हुआ दिखेगा। अक्सर बच्चों में ये चीज़ होता है, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे देखिए सड़क के किनारे, तो उनको आपको लगेगा कि जो है पूरा शरीर तो इसका पतला दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको स्पेसिफिक प्रोटीन की कमी हो गई है, तो उसको क्या कहेंगे? क्वाशरकोर। ठीक है, ये बीमारी सब पूछी जाती है, इसकी कमी से क्या क्या हो रहा है। इसके बाद इनडाइजेशन, आप जानते ही हैं, अपच का शिकार। अपच कब हो जाता है? जब हम खाना ज़्यादा खाए जा रहे हैं, डाइजेस्ट होने के उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं होगा, कच्ची डकारें आने लगती हैं, सब दिक्कतें शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी जानते हैं आप, कब्ज का शिकार। उल्टी, वॉमिटिंग हमें कब स्टार्ट हो रही है? इसके बाद है डायरिया, अतिसार, दस्त होना। ठीक है, जब हमारा एसिड बेस बैलेंस सब गड़बड़ा जाता है तो हमें क्या हो जाता है? दस्त होता है, दस्त के शिकार हो जाते हैं, और हमें बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये दिक्कत होती है। ये तो हो गई ये सारी चीज़ें। एक वर्ड आता है आपका स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव, स्वपोषी मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल दीजिए। पेड़ पौधे, और दीजिए कुछ एग्जांपल अच्छा सा। यूग्लिना, किसने बताया? हाँ, यूग्लिना इसका अच्छा एग्जांपल है कि एटमॉस्फेयर में जैसे जो चीज़ें पाई जा रही हैं, नाइट्रोजन के जितने सोर्स हैं, वो उन्हीं से अपना जो है कन्वर्ट करके फूड अपने लिए बना लें। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें हमें क्या चाहिए होता है? CO2 वाटर चाहिए होता है, फिर हम ग्लूकोज बना देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए होता, वो अपने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेते हैं, उससे फिर अपना मटेरियल तैयार करते हैं, तो वो आपका क्या है? इसका एग्जाम्पल यूग्लिना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में आपकी ये चीज़ देखना है आपको, जैसे कनेक्टिव टिश्यू आपने ब्लड वगैरह सब उसमें पढ़ लिया। मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स के लिए, हमारे लोकोमोशन के लिए कितनी चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन हो गया आपका अमीबॉइड मूवमेंट। जैसे अमीबा होता है, अमीबा कैसे मूव करता है? ऐसे करके, ऐसे करके सीडोपोडिया के थ्रू ऐसे चलता रहता है। पैरामीशियम कैसे चलता है? सीलिया के थ्रू। तो हमारे पास पीछे वाले, देखा, एक बार पीछे वाले गए, सबके सब अलर्ट हो गए कि हम तो पीछे वाले हैं, बैक बेंचर हैं। ठीक है, जो आपका पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, यानी अमीबीय गति। अमीबीय गति कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? WBC में।
हमारी ह्यूमन बॉडी में जो WBC होता है वो ऐसे ही मूव करता है। उसकी जो सेल्स होती हैं जैसे ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी में बढ़ती चली जाती है। जो 5 से 9 हज़ार आपने अभी पढ़ा है कि WBC हमारी बॉडी में 5 से 9 हज़ार है, वो अमेबॉइड मूवमेंट करती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है? सिलियरी मूवमेंट वैसे आपको पता है पैरामीशियम कर रहा है, उसमें सीलिया ऐसे ऐसे किनारे किनारे लगे रहते हैं, उससे वो चलता रहता है। और हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है? एक रेस्पिरेटरी डक्ट होता है, श्वसन करने के लिए जहाँ जहाँ हमारे पास जो सेल्स हैं वहाँ पे जो मूवमेंट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वहाँ भी हमारे पास वेन्स और ये सब पाई जाती है ना, तो वहाँ जिस टाइप का मूवमेंट मिलेगा उसे कहेंगे सिलियरी मूवमेंट। और फीमेल के ओविडक्ट में भी पाई जाती हैं। ओविडक्ट में जो मूवमेंट होता है वहाँ भी कौन सा हो रहा है? सिलियरी मूवमेंट। तो आपको एग्जाम्पल बस याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा हो रहा है। अमेबॉइड मूवमेंट WBC में, ठीक है। सिलियरी मूवमेंट रेस्पिरेटरी डक्ट के पास और ओविडक्ट में, फीमेल के ओविडक्ट में, 2 जगह सिलियरी मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद है आपका एक्टिन मायोसिन। 2 प्रोटीन्स का यहाँ नाम लिया जाता है, एक्टिन और मायोसिन। इसके बाद आ जाता है आपका कि जो ये जो मसल्स हैं ये कितने टाइप की हमारी हैं। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के हैं? मस्कुलर टिश्यू आपके 2 टाइप के हैं, एक तो स्केलेटल टिश्यू, दूसरा स्केलेटल मसल्स, दूसरा कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल हमारी पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी में जगह जगह सब जगह हैं। और हमारी जो है कार्डियक मसल्स कहाँ है? हार्ट में। कार्डियक आपको पता ही नाम से पता चल रहा है, हार्ट में, ठीक है। इसका हिंदी नाम भी सब बताते हैं। मस्कुलर टिश्यू आपका हो गया एक तो जो स्केलेटल मसल्स यानी कंकालीय पेशियां, कंकालीय पेशियां, और कार्डियक मसल्स को कहते हैं हृदय पेशियां, हृदय यानी हार्ट में जो पाई जाती हैं, हृदय पेशियां हो गया। तो एक हो गया कंकालीय, कंकालीय मतलब हमारी बॉडी में जाना। अब ये जो कार्डियक ये जो पाई जा रही हैं आपकी कंकालीय पेशियां, ये भी 2 तरह की हैं, रेखित और अरेखित, ठीक है, रेखित और अरेखित। अब ये रेखित पेशियां और अरेखित पेशियों में क्या अंतर है? रेखित पेशियां जो होती हैं वो हमारी कैसे चलती हैं? इच्छा से चलती हैं कि बिना इच्छा के चलती हैं? रेखित जो होती हैं वो हमारी इच्छा से चलती हैं, ठीक है। हमारी इच्छा अनुसार जैसे हम जहाँ जैसे मूवमेंट करना चाहें, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ से अपने पैर यहाँ बढ़ाएं तो ये क्या है? हमारी इच्छा है। हम अपने मसल्स को यहाँ से यहाँ करना चाह रहे हैं, भाई हमारी इच्छा है, हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। लेकिन हम चाहें कि अपनी आँख को रोक के रखें, बहुत देर तक खुली ही रखें, क्या ऐसा पॉसिबल है? और हमने मान लो अभी खाना खा के आए, मान लो, अब हम सोचिए डाइजेस्ट ना हो, अब हमारा ये बना ही रहे, शाम तक का भी खाना हमें ना खाना पड़े, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब कुछ पेशियां ऐसी हैं हमारी जो हमारी इच्छानुसार काम करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। तो कंकालीय पेशियां आपकी 2 तरह की होगी, रेखित और अरेखित। तो जो रेखित पेशी है वो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हम मूवमेंट कहीं करना चाह रहे हैं और हमारा ये मुंह में ये जो लोअर जॉ है इसको क्या कहते हैं? मैंडिबल। लोअर जॉ जो है ये हमारा देखो ऊपर का नहीं मूव करता है, कभी बोलो तो देखो नीचे वाला ही ऐसे ऐसे करता है, देखा है ना? महसूस करो इसको। ऊपर का कुछ हमारे शरीर में कोई ऐसी हड्डी वड्डी नहीं है जो हमारी इच्छा अनुसार काम करे, लेकिन ये है ये मूव करती लगातार, ऐसे ऐसे करती है जब हम बोलते हैं। तो ये क्या है? मैंडिबल। इसको क्या कहते हैं? मैंडिबल। लोअर जॉ, मैंडिबल। लॉक जॉ इसको कहते हैं, लॉक जॉ भी कहते हैं, 3-4 नाम है इसके, इन लोग को पढ़ाया था हमने सब वहाँ, इसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मूव करती है। रेखित अरेखित, रेखित हमारी इच्छा अनुसार काम करेगी, अरेखित हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगी। कहाँ कहाँ पाई जाएगी जो हमारी इच्छा अनुसार काम ना करे? सोच के बताइए। हार्ट हो गया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आप लीवर, पैंक्रियाज अलग अलग बोलेंगे, इससे अच्छा है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी हमारी इच्छा से नहीं कर रहा है, अपने आप काम करेगा। नर्वस सिस्टम उसको भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, यानी सिर्फ एक लोकोमोशन वाला जो सिस्टम है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो हमें मूव करना है वो हमारी इच्छा अनुसार है, ठीक है। तो साइकोलॉजी और साइकोलॉजी करेगा क्या? साइकोलॉजी मतलब जो माइंड में साइकोलॉजी जो वही कंट्रोल करेगा। नर्वस सिस्टम, हमारे माइंड में जो जितना भी काम हो रहा है, माइंड वाली जो पूरी स्टडी है सब नर्वस सिस्टम में आ जाती है, वो हमारा काम अपने उससे करेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
बस अंतर इतना है कि हमारे माइंड में जितनी भी नर्व्स जा रही हैं वो न्यूरोजेनिक नहीं होती हैं। क्या होती हैं? मायोजेनिक होती हैं। हार्ट में हमारे जो है, ठीक है, हमारे हार्ट में जो जा रही हैं नर्व्स, हार्ट वाली हमारी न्यूरोजेनिक नहीं है, वो क्या है? मायोजेनिक है। अगर हम उसको काट भी दें तब भी वो धड़कता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कम हो जाए। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 72 बार 1 मिनट में। अब कुछ लोग काउंट करेंगे, ऐसा लग रहा है 72 बार। कम ज्यादा नहीं होता है। कम ज्यादा नहीं करता। औसत निकाला गया होगा, किसी जगह मतलब गणित कर गया तो डेढ़ होता है। एक जनरल टॉक होता है, जैसे ये सब चीजें जो निकाल दी जाती हैं, जैसे ऐसा नहीं हमारे बार बार 72 ही निकलेगा। अगर आप बार बार देखेंगे ना तो कभी पता चला 72 निकल गया, कभी 71 निकल गया, थोड़ा सा वेरिएशन 19-20 रहता है, लेकिन एक एवरेज निकाल के हम उसकी वैल्यू दे देते हैं कि हाँ ठीक है इतना होगा। जैसे हमारा बीपी मेजर होता है तो हम लोग कहते थे ना 80 से 120 होना चाहिए, लो गया तो 80 या हाई गया तो 120, कभी कभी देखिए 60 भी पहुंच जाता, तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अब ये तो लिमिट के बाहर हो गया, अब ये इसका सब गड़बड़ा गया है, तो नहीं कहते हैं। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट कह देते हैं, हाँ ये खाओ थोड़ा सा आपका मेंटेन हो जाएगा। तो एक जनरल बता देते हैं कि हाँ इसके बीच में लाई करना चाहिए। अब स्केलेटल सिस्टम में हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब क्या है? हमें जो चीजें बाहर दिखाई दे रही। इंडो का मतलब है जो चीजें अंदर हैं, जैसे हमारे बाल हो गए, नेल्स हो गए, ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो अंदर है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल को हिंदी में क्या कह रहे हैं? अक्षीय, ठीक है, अक्षीय भाग। तुम लोग का यही काम नहीं कर रहा, बताओ कैसे करें? सब्जी जैसे मुंह से बोल के बतानी पड़ रही है, आधा ऊपर से जा रहा होगा। चलो सुनो अभी क्या बताएं। चलो एक्सोस्केलेटन यानी ब्राहा कंकाल। ब्राहा कंकाल जो चीजें हमें बाहर दिखाई दे रही, बाल हो गया, हमारा हेयर्स हो गया, नेल्स हो गया, 3 चीजें किसमें आती हैं? ब्राहा कंकाल में। कौन कौन हो गया? बाल, हेयर्स और नेल्स, 3 चीजें। इंडोस्केलेटन में आपके शरीर के अंदर का कितनी बोन्स होती हैं? 206। बच्चों में ज्यादा होती कम होती हैं? ज्यादा। कितनी? 300 और होती हैं? मैम नवजात शिशु की बात करें तो उसमें 300 होती है। मैं वो छोटी होती है, बाद में पड़ जाती है। होता यही है कि उनकी हड्डियां पहले छोटी छोटी होती हैं, इसीलिए नंबरिंग ज्यादा रहती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियां जुड़ती जाती हैं, फिर वो नंबर किसमें आ जाती है? 206 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अक्षीय और उपांगीय, एपेंडिकुलर। बातें नहीं करिए भाई। अक्षीय पेशियों का मतलब है कि हमारे हाथ और पैर को छोड़ दीजिए, जैसे हमारा अक्षीय का मतलब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हमारे सर से लेकर यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो इसको कहेंगे अक्षीय, ठीक है, एक्सियल। इसके बाद अपेंडिकुलर की बात करेंगे। अपेंडिकुलर में हमारा हाथ आ गया और पैर आ गया, यानी यहाँ जो ये हमारा हाथ जुड़ा हुआ है इसकी हड्डियां हम ले लें और हाथ की हड्डियां ले लें, और पैर यानी यहाँ से लेकर नीचे तक का, तो ये क्या हो गया? अपेंडिकुलर। अक्षीय ऊपर का हो गया, नीचे का उपांगीय। अक्षीय और उपांगीय, अक्षीय मतलब ऊपर का और नीचे का उपांगीय। अब बात करते हैं अक्षीय में कितनी होंगी और उपांगीय में कितनी होंगी। तो जो हमारा अक्षीय है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 80, 206 में 80 बोन्स जो हमारी हैं वो कहाँ जाएंगी? अक्षीय, ठीक है। और उपांगीय में अब कितनी बची? 126। कितनी बची? 126। 126 हमारी कहाँ चली गई? उपांगीय में, यानी अपेंडिकुलर में। अब ये जो 80 है वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है? जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे हमारा कपाल, कपाल का मतलब है ये जो सिर यहाँ तक, क्रेनियम, इंग्लिश में क्रेनियम बोलते हैं, हिंदी में कपाल। इसमें 8 बोन्स होंगी, 8। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बस आपसे मोटा ही मोटा पूछता है, बहुत अंदर का नहीं पूछता। कपाल यानी ये सर वाला, 8 हड्डियां हो गई। अभी हम पूछेंगे भी कितनी कहाँ पाई जाती हैं, तो कपाल में कितनी हो गई? 8। क्रेनियम भी कहते हैं इसको। ये जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है इसमें 14, 14, ठीक है। 14 किसमें हो गई? चेहरे में।
80 का हिसाब किताब बता रहे हैं, अभी पूछेंगे भी 80 का हिसाब किताब। इसके बाद हमारा कान आ गया। अब हमारे पास दो कान हैं, इधर और इधर। कान में 16 बहुत देर सुनता है आपका कान। कान में 6 हड्डियां होती है, 3 इधर 3 इधर। मैलस, इनकस, स्टेप्स। 3 हड्डियों का नाम है मैलस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मैलस, इनकस, स्टेप, ठीक है। MIS। कितनी हड्डियां हो गई? 8 हो गई हमारे कपाल में, फेस में हो गई 14। इसके बाद 6 इधर, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। इसके बाद एक होता है हाइड बोन। हाइड बोन क्या होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइड बोन। ये जो नहीं उभरी हुई दिख रही, एक हड्डी आपकी यहाँ से यहाँ तक हाइड बोन। इसके बाद आ जाती है वर्टिब्री। कैसे रुकाएं? हाँ, कैसे रुकाएं? 26, ठीक है। वर्टिब्री, एक हाइड बोन, एक हाइड, एक, ठीक है। पूरा हिसाब अभी फिर से देखें। कैसे रुकाएं? वर्टिब्री 26, ठीक है। वर्टिब्री ये जो हमारी रिब्स दिखाई देती हैं, फेस हो गया, नहीं रिब्स नहीं, वर्टिब्री ये जो पीछे जाता है, नहीं एक जो है पीछे रीढ़ वाली है, उसको एक कहते हैं स्टर्नम, यानी एक होती है रीढ़ की हड्डी, एक मोटी सी होती है, बाकी उसके पास से निकलती है, वो सब क्या है? कसे रुकाएं, वर्टिब्री। वर्टिब्री हो गई आपकी 26, कसे रुकाएं 26। इसके बाद स्टर्नम, इसको कहते हैं उरोस्थी, उरोस्थी, ठीक है। स्टर्नम सीने की हड्डी, उरोस्थी सीने की हड्डी, एक। इसके बाद आ जाता है रिब्स, यानी पसलियां 24। फिर से जोड़ लीजिए, ठीक है। 80 का हिसाब किताब। हमारे सर में ये जो क्रेनियम है, कपाल 8 हो गई। इसके बाद फेस में 14। इसके बाद कान में 1 इधर 6। इसके बाद थोड़ा नीचे आइए, हाइड बोन 1। इसके बाद कैसे रुकाएं? 26, ठीक है। इसके बाद एक स्टर्नम सीने की हड्डी 1, ठीक। इसके बाद रिब्स 14, 12 जोड़ी, ठीक है। कितनी हो गई? 14। अब जोड़िए, 14 नहीं तो 24। अब जोड़िए, 80 हो गई। हाँ, जोड़ लीजिए। किसी की काम तो नहीं हो रही? हाँ, काउंटिंग में कर दो तो कोई बात नहीं, बाकी हड्डियां तो 80 हैं। हाँ, हड्डी वड्डी निकाल दूंगा सब, जिसकी कम ज्यादा हो हो गया, हो गया होगा, हो गया ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। पहले नीचे का भी देख लें, तब आगे बढ़ते हैं। ये अगर नीचे का हम देखते हैं तो नीचे में 126 हो रही है, ठीक है। 126 में सीधा सीधा हमारे इन हाथ में, पैर में 30 हड्डी होती है टोटल। 30 इधर 30 इधर, पैर में 30 इधर 30, कितना हो गया? 120 हो गया। हमें 126 को जोड़ना है, 126 को जोड़ना है तो 120 हो गया। अब बची कितनी? 6, ठीक है। 6 में से 4 हमारी कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे 2, क्लैविकल और स्कैपुला। उसका नाम होता है क्लैविकल और स्कैपुला। जैसे ये जो हमारा हाथ जुड़ा होता है, इसको जोड़ने के लिए भी 2 हड्डी होती हैं, 2 इधर 2 इधर, तो क्लैविकल और स्कैपुला उसका नाम है। तो 4 हो गई और 2 नीचे यहाँ पे हमारे पैर को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो पैल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल। पैल्विक हो गई नीचे की, ऊपर की पेक्टोरल, ठीक है। ये है पूरा हिसाब किताब मिल गया। 126 हड्डियां हमारी कहाँ कहाँ कितनी कितनी हैं। फेस में 14 हड्डी होती, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब उसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं, अंदर की चीजें। ये मोटा मोटा आपने देख लिया कहाँ कितनी हड्डियां हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सर में 8 बोलिएगा, फेस में 14, कान में 6, हाइड बोन 1, स्टर्नम सीने की हड्डी 1, वर्टिब्री कसे रुकाएं 26, रिब्स 12 जोड़ी यानी 12 गुना 24, ठीक है। 24, 80 हो गई। ये क्या है? अच्छी है कंकाल। इसके बाद उपांगी है, उपांगी यानी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में 126, ठीक है। 30, 30, 30, 30, ठीक। कितनी हो गई? 120, 2 इधर 2 इधर 4,
तो 4 आपकी हो गई पेक्टोरल गर्डिल, ऐसे याद करना है इसको। पेक्टोरल गर्डिल में आपकी हाथ की हड्डियां आएंगी बस, यानी 30 30 60 हो गया, 60 प्लस 4 64, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। 64 आपके किस में आएगा? पेक्टोरल गर्डिल। इसके बाद पेल्विक, पेल्विक में कितनी आएंगी? 62, ठीक है। अंश मेखला, श्रोणि मेखला, जो ऊपर का होता है उसको कहते हैं, जो हम कह रहे हैं ये वाली हड्डी, इसको कहते हैं अंश मेखला, या हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। नीचे वाले को श्रोणि मेखला। अंश मेखला में कितनी हड्डी हो गई? 4, ठीक है। श्रोणि मेखला में 2, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। अंश मेखला में 4, श्रोणि मेखला में 2। आप बताइए ह्यूमन स्कल में कितनी होती है? ह्यूमन स्कल में आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। आप जोड़ के बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन में दे देती हूँ। 27, 28, 29, 30। आप बताओ, जोड़ के बताओ, जोड़ के फिर से जोड़ो। 28, 28, क्या क्या जोड़ा? इसको स्कल में आपका जो स्कल है, स्कल में ये जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा, कान जुड़ेगा। जब आपसे स्कल की चीज पूछी जाएगी तो आप 3 चीजें जोड़ के आंसर देंगे और 28 आंसर देंगे। हाँ, बस सीधा सा हिसाब किताब है। अब पूरी आज लग रहा होगा कि हड्डियां हमने जोड़ दिया किताब अपनी, नहीं फीलिंग लग रही होगी कहाँ कहाँ कितनी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ह्यूमन स्कल में 28 बोन हो गई। आपको पता है क्रेनियम, कभी भी क्रेनियम वर्ड आएगा तो सिर्फ आपके इसकी बात हो रही है, 8 की बात हो रही है, बस क्रेनियम वर्ड उसके लिए बोलेगा। और अगर स्कल बोलेगा तो आपको 28 आंसर देना है, स्कल अगर बोलेगा तो। ठीक, हाइलाइट बोन आपकी किस शेप की होती है? यू शेप की। ये जो यहाँ है ये यू शेप है, शेप पूछ लिया जाता है कभी कभी। हाइलाइट बोन एक है और यू शेप की है। ठीक, छू के चेक कर लो, सबकी यू शेप की है, किसी की भी तो नहीं हो रही, नहीं यू शेप की है हाइलाइट बोन। इसके बाद आगे बढ़ो, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। बैकबोन मेल में 71 सेंटीमीटर होती है, फीमेल में 61 सेंटीमीटर होती है। मेल में 71, फीमेल में 61, 10 सेंटीमीटर। वैसे भी लेडीज थोड़ी छोटी सी दिखाई देती है, उनका यही तो 10 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, मेल में 71, फीमेल में 61। इसे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर सेव होती है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो होता है ये कशेरुकाएं, इसमें भी एक ऑर्डर है, उसको याद कर लीजिएगा। पहले लिख लीजिए 7, 12, 5, 1, 1। 7, 12, 5, 1, 1। 7, 12, 5, 1, 1। कितनी हो गई? जोड़ो। अभी 26 ही बताई थी ना आपको। कशेरुकाएं कितनी है? 26। जहाँ 7 लिखा है उसका नाम लिख लीजिए ग्रीवा कशेरुकाएं, ग्रीवा, बस ग्रीवा लिख लीजिए। ग्रीवा यानी 7 होती हैं ग्रीवा, इंग्लिश में सर्वाइकल। ग्रीवा 12 होती हैं वक्षीय, 12 वक्षीय, 12 के नीचे लिखिए वक्षीय। 5 के लिए लिखिए कटी, 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 इंग्लिश में लंबर, हिंदी में कटी, इंग्लिश में लंबर। वक्षीय को थोरेसिस, थोरेसिक। इसके बाद है आपका एक त्रिकाष्ठी, 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 त्रिकाष्ठी हो गया त्रिकाष्ठी। इसके बाद है श्रोणी, लास्ट वाला श्रोणी। सबका नाम देख लीजिए। पहला वाला जो 7 है वो ग्रीवा हो गई, 12 वाला कौन सा हो गया? वक्षीय, फिर कटी, फिर त्रिकाष्ठी, फिर श्रोणी। ठीक है, हो गया। ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि अलग अलग बताइए वक्षीय वाली कितनी होती है, इसीलिए लिखवा दिया। इन 26 का हिसाब किताब ऐसे होता है। इसके बाद जो रिप्स हैं हमारी कितनी है? कितनी जोड़ी रिप्स हैं? 12 जोड़ी हो रही है ना, 12 गुना 24। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कितनी रिप्स आपकी फ्लोटिंग होती हैं। फ्लोटिंग मतलब हवा में तैरती रहती हैं। ये छू के देखो, ये आपकी ऐसा लग रहा होगा यहाँ की जुड़ी नहीं है, महसूस करो, होती है ना, कुछ लग रही है ना कि यहाँ से यहीं तक अटक गई है, यहाँ आगे जुड़ नहीं रही आगे, बाकी सब पीछे से आई आराम से ऐसे सब जुड़ रही हैं। तो जो
हाँ आपकी जुड़ गई होंगी जरूर। जो 11 और 12 वाली होती हैं, लास्ट की जो 2 पेयर्स होती हैं वो 10वें वाले से ही आके जुड़ जाती हैं। 11 और 12 वाला जो पेयर होता है, 2 पेयर्स जो लास्ट का है वो 10वें वाले से ही आके इंटरकनेक्ट हो जाता है। इसीलिए 11 और 12 वाले को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 2 पेयर्स आपके क्या होते हैं? फ्लोटिंग, ठीक है, वो जुड़े होते हैं, हवा में थोड़ी ना तैरते हैं, लेकिन 10 वाले से आके जुड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोटिंग के नाम से। इसके बाद अपेंडिकुलर आपको पता ही है। क्लैविकल और स्कैपुलर जो नाम लिया है, क्लैविकल का नाम हंसली होता है। कहते हैं ना छोटे बच्चों में हंसली उखड़ गई है, ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो जो यहाँ होता है उसको कहते हैं हंसली हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में क्लैविकल, ठीक है। 2 पेयर आपके 2 होते हैं, हंसली और क्लैविकल। इसके बाद रेडियो अनला। रेडियो अनला का नाम हम कहाँ पढ़ते हैं? रेडियो अनला, रेडियो अनला का नाम हम हाथ में पढ़ते हैं, पैर में नहीं, हाथ में। रेडियो किससे चलाते हैं? ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, ऐसे ही चलाते हैं ना रेडियो। कभी रेडियो चलाया है कि नहीं? हाँ वही वाला, वो जो है रेडियो अक्सर चलाने वाला ऐसे घुमाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा घुमाना हो तो इसी अंगूठे से ऐसे करते रहते हैं। तो जो रेडियो अनला होती है, रेडियो बोन हमारी ऐसे आके ये यहाँ पे मिल गई है, अनला बोन ऐसे। हाथ में देखिए, कभी फिगर देखिए, 2 हड्डियाँ ऐसे ऐसे जाती है, जैसे पैर में होती है टिबियो फिबुला बोलते हैं उसको, पैर में जैसे है वो टिबियो फिबुला, हाथ वाली को कहते हैं रेडियो अनला। 2 बड़ी बड़ी बोन्स हैं, बाकी तो छोटी छोटी हैं। 30 का जो है आपका, उसमें हाथ वाली को क्या कह रहे हैं? रेडियो अनला, और टिबियो फिबुला कहाँ है? पैर, ठीक है। ऐसे 2 का पेयर ऐसे ऐसे चलता है उसमें, 1 का पेयर ऐसे ऐसे चलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका संधियाँ। संधियाँ मतलब ज्वाइंट। जैसे हमारे यहाँ पे पूरी बॉडी में कुछ तो हमारे जैसे हाथ है, अब हाथ हमारा ऐसे ऐसे ही करता है, ऐसे करता है, गर्दन देखो पूरी ऐसे करती है, तो ये क्या पूरी ऐसे ऐसे घूम रही है, और हाथ हमारा ऐसे सिर्फ ऐसे घूम रहा है। ऐसे तो नहीं कर पा रहे हम लोग, है ना, जैसे खोपड़े को पूरा ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसका हमारा कैसे घूम रहा है? ऐसे पूरा घूम रहा है। ये सब क्या है? ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। ज्वाइंट्स कौन सा कहाँ पाया जाता है ये भी पूछा जाता है आपसे। तो पहला ज्वाइंट है आपका कंदुक खलिका संधि, बाल सॉकेट ज्वाइंट, बाल सॉकेट ज्वाइंट, और हिंदी में कह रहे कंदुक खलिका संधि, हिंदी में कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि, बाल सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ मिलेगा? कंधे में। कहाँ मिल रहा है? कंधे में। कंधा हमारा बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता रहता है। इसके बाद है कब्जा संधि, कब्जा संधि, बाल सॉकेट कहाँ पाया जा रहा है? कंधे में, ठीक है, कहाँ? कंधे में। इसके बाद कब्जा संधि। कब्जा संधि आपका जैसे गेट हमारा होता है ना, कब्जा, कब्जा वर्ड कहाँ बोलते हैं? गेट में बोलते हैं। कब्जा गाँव में देखिए कब्जा बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ना, इसमें भी लगे हैं। हाँ, तो बस मतलब कब्जा का मतलब ये होता है कि कोई चीज बस ऐसे हो पाए। जैसे गेट हमारा ये कभी कभी गेट देखो पूरा इधर से उधर चला जाता है, होता है ना, और कभी कभी क्या होता है बस ऐसे जाए, ऐसे 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 होता है। तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ गेट की तरह ऐसे होगा, इतना ही मूवमेंट हो, तो वहाँ वहाँ क्या होगा? कब्जा संधि। अब सोच के बताओ कहाँ कहाँ होगा? कब्जा एक तो हाथ में, कोहनी में, कोहनी बोलेंगे इसको, और घुटने में। हाथ की पैर भी हमारा ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं कर लेते। अरे नहीं, हाँ तुम्हारा चल जाता है। 360 डिग्री घुमा के दिखा देंगे। अरे ये तो जादू है बस, लेकिन नेचुरल बता रहे हो। अभ्यास करना पड़ता है। हाँ अभी बता देना। नहीं, ये बिना अभ्यास वाला है, ये बिना अभ्यास वाले सारे जितने भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं संधियाँ, ये बिना अभ्यास वाले बोल रहे हैं, ठीक है। अभ्यास वाले तो 360 अपनी बॉडी को घुमा। अच्छा अभी डेमो ले लेंगे, पहले पढ़ ले, इसको खत्म करते पहले। अरे बाप रे, ले दे ही तो पॉइंट फुल जाएगा। कितना पे करा सबको दिखा दो, सबको। भाई क्लैपिंग कर दीजिए एक इनके लिए। प्रैक्टिस कर देनी है। ये एक्सेप्शनल केस है, जैसे एक्सेप्शनल केस सब जगह होते हैं, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही है, अदरवाइज सबके पास। अभी हम लोग वो संधियाँ पढ़ रहे हैं जो बिना प्रैक्टिस जो जनरली लोगों में पाई जाती है, ठीक है। तो कब्जा संधि हमारी कहाँ हो गई? एक हो गया कोहनी में, घुटने में, और अंगुली के पोर में। अंगुली भी देखिए आपकी बस इतना ही हो गई है, ऐसा नहीं है कि पूरी इधर भी चली जाए, इधर नहीं जाती, ठीक है।
तो उंगली के पोरों में, घुटने में और कोहनी में, यहाँ क्या पाया जा रहा है? कब्जा संधि। और कंदुक खलिका कहाँ हो गया? कंधे में। 2 हो गई। इसके बाद खूंटीदार। खूंटीदार का मतलब है पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल का मतलब है खूंटी, मतलब ऐसे ऐसे घूम सके। ऐसा ऐसा कहाँ हो रहा है आपकी बॉडी में? सिर्फ कलाई। ठीक है, तो कलाई में आपका कौन सा है? कौन सा है? पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल यानी खूंटीदार। खूंटीदार संधि पाई जाएगी कलाई में, पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट, खूंटीदार संधि। पहला हो गया बाल सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक खलिका संधि कंधे में। दूसरा हो गया कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, वो पाया जाएगा आपका कोहनी, घुटना और उंगली के पोरों में। थर्ड है खूंटीदार यानी पाइवोटल ज्वाइंट, जो कि कलाई में। 3 हो गए। इसके बाद आ जाइए सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट पाया जाएगा अंगूठे की मेटाकार्पस, सिर्फ अंगूठे में, स्पेशली सैडल ज्वाइंट। अंगूठे में सैडल ज्वाइंट, इंग्लिश हिंदी दोनों में सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। इसके बाद प्रसार सैडल ज्वाइंट, अंगूठे की मेटाकार्पस और कार्पस के बीच, अंगूठे में याद कर लो, अंगूठे में। इसके बाद प्रसार या विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाली, एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाली। ये पाया जाता है रेडियो अल्ना और कलाई के बीच। जैसे रेडियो अल्ना हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, अब कलाई में यहाँ पे मिलेगी, तो ये जो टिबियो फिबुला है और रेडियो अल्ना है, ये दोनों क्या है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, विसर्पी संधि है। विसर्पी मतलब यहाँ से आके इस पे स्लाइड कर जाएंगे। अगर ये स्लाइड ना करें तो यहाँ पे हमें चोट लग जाएगी, ये थोड़ा सा इजीली इस पे स्लिप भी कर जाती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? रेडियो अल्ना आके एक तो यहाँ जुड़े, दूसरा टिबियो फिबुला कहाँ जुड़ रही है? नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या पाया जाएगा? विसर्पी संधि या ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सब कल पूछेंगे, अभी आज बता रहे हैं। इसके बाद अल्पचल संधि यानी इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इम्परफेक्ट ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा? पेल्विक गर्डल। हमारा ये वाला जो होता है यहाँ पे पाया जाता है पेल्विक गर्डल में। अल्पचल संधि, अल्पचल संधि, इम्परफेक्ट ज्वाइंट, अल्पचल संधि। इसके बाद अचल संधि। अचल संधि मतलब इमूवेबल ज्वाइंट, जो चले ही ना, इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि, अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट। अल्पचल कहाँ है? कमर में, पेल्विक गर्डल में। इसके बाद अल्पचल हो गया आपका अचल, इमूवेबल ज्वाइंट। बताइए कहाँ होगा ऐसा? स्कल, हमारे स्कल के अंदर जो ज्वाइंट्स होते हैं वो होते हैं अचल, वो चलते ही नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है। हमारा पूरा सर घूम जाएगा लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है हम नहीं जान पाते। तो वो सब क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट है। स्कल बोन, स्कल बोन। ठीक है, अब इतनी चीजें कल पूछेंगे, ठीक। आप जितना पढ़ा करिए, कोशिश किया करिए आप लोग कि उसको जो है 5 मिनट में घर जाके रिवाइज करके कैसे बोल पा रहे हैं फटाफट, ये प्रैक्टिस किया करिए। जिस दिन ये कर ले जाएंगे ना, उस दिन सक्सेस आपके पास आ जाएगी। जितना भी यहाँ पढ़िए। चलिए ऑप्शन भी हम देंगे, फटाफट बोलिए, बिल्कुल बातें नहीं। ऑप्शन भी देंगे, जिसको आता हो बताना, नहीं अपनी कॉपी में नोट करना, हाथ बराबर करके रखो। पार्ट से एक मात्रक है, 4 ऑप्शन हैं। प्रकाश की चमक का, दूसरा समय का, तीसरा चुंबकीय बल का, चौथा दूरी का। पार्ट से एक दूरी की इकाई है, किसको नहीं पता है मुझे? बोलिए दूरी का सबसे बड़ा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का। पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 की घात -12 मिली माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद 10 की घात -15 फर्मी, फर्मी यहाँ पर फर्मी -15 होता है, पिको -12 होता है, माइक्रो
6 होता है नैनो 10 पावर माइनस 9। 10 से मल्टीप्लाई करो। हाँ बस वो तो याद करने का तरीका है जो करते हैं। मैनोमीटर क्या मापता है? गैसों का दाब। बस 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 आराम। मैनोमीटर क्या मापता है? गैसों का दाब। ऑप्शन है, आंसर है ये, गैसों का दाब। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा। किसका है? विद्युत धारा। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? किसने? थॉमसन। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता हिंदी और रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश में। स्टीफन हॉकिंस कौन है? वैज्ञानिक है। आंसर बहुत बेकार बेकार दिए हुए हैं। पियानो वादक, गिटार वादक, अमेरिकी राजनीतिक। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26। जिसको नहीं पता है लिख लीजिए 3.26। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सदिश राशि है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दाब, कोणीय संवेग, धारा, शक्ति। पहला है दाब, दूसरा कोणीय संवेग, तीसरा है धारा, चौथा है शक्ति। कोणीय संवेग। सदिश राशि का मतलब होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है। अदिश राशि का मतलब होता है कि दोनों ना हो, डायरेक्शन की बात ना हो, बस मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब परिमाण और दिशा दोनों की बात होगी तो वो क्या है? सदिश राशि। जब सिर्फ परिमाण की बात होगी तो वो क्या है? अदिश राशि। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस मार्कोनी। इसको नहीं पता लिख लीजिए, मार्कोनी। टीवी का आविष्कार किसने किया? दे रहे हैं ऑप्शन। जे.एफ. बेयर्ड, लॉरेंस ग्रामिन। जे.एफ. बेयर्ड। कार्बोरेटर का उपयोग क्यों होता है? कार्बोरेटर इंजन को ठंडा कर देती है। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए। पेट्रोल के साथ हवा को। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? नोट करते जाइएगा। जिसको क्वेश्चन नहीं पता है आंसर फटाफट, बस आंसर भी हम बता रहे हैं, बस तुरंत नोट करते जाइए, तभी ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे आप। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 10⁶ जूल। 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। 10⁶ जूल। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? किसका? ऑप्शन हम दे रहे हैं। द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का, संवेग का, ऊर्जा का। संवेग का। संवेग, ठीक है। संवेग का संरक्षण नियम किसमें लागू होगा? रॉकेट की गति पर। डायनमो एक युक्ति है जो कि परिवर्तित करती है किसको? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा। जिसको नहीं पता है वो लिख लें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब नाम लेके हम पूछेंगे, बातें करो तुम लोग। अब नाम लेके पूछेंगे, अब बताओ। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन घटता है कि बढ़ता है? क्या घटता है, ठीक है। सरफेस टेंशन घट जाता है। जैसे ही साबुन, आप पानी रहता है उसमें साबुन मिला देते हैं कपड़े धुलने के लिए, सरफेस टेंशन कम होती है।
आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन का नियम। जिसको नहीं पता लिख लीजिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन के नियम पर आधारित है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है कि घटता है? पहले शायद बढ़ेगा, घटता है। इतना याद रखना है, आयतन घटता है। कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल दिखाई देते? -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होगा। -40 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। C/5 = -32/9। जैसे ही आप दोनों जगह x रखेंगे -40 आ जाएगा x बराबर। C/5 = -32/9। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? ऑप्शन दे रहे हैं। एबोनाइट, रुई, लकड़ी, कागज। लकड़ी। ठीक है। बॉयल्स का नियम का फॉर्मूला क्या है? बॉयल्स का नियम P इनवर्सली टू दी V। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। P इनवर्सली टू V। P ऐसे इनवर्सली का डायरेक्टली, फिर 1/V। ठीक है। P फिर डायरेक्टली वाला साइन, फिर 1/V। ठीक। ये क्या है? बॉयल्स लॉ। संघनन क्या है? संघनन मतलब जैसे जो वाष्प उठती है वायुमंडल में जाती है, उसके बाद जो बारिश होती है यानी द्रव्य में बदल जाना। वाष्प का द्रव में बदलना। कितना याद रखना है? एक लाइन में उन्होंने अच्छा समझाया है, लेकिन एक लाइन में बस याद रखना है। वाष्प का द्रव में बदलना। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन है, बता रहे हैं। मरकरी तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत उत्ताप, ताप वैद्युत उत्ताप। ठीक है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ठीक है। जब ठंडी होती है ज्यादा तो हैंडपंप का पानी देखे थोड़ा सा गर्म आता है। हम लोग गाँव में जाते हैं ना कि लेके आ जाए उसको। रीजन क्या होता है? पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल से ज्यादा होता है। जब पृथ्वी के भीतर तापमान ज्यादा है तो पानी ऑब्वियस से गर्म रहेगा। रीजन ये है। ठीक है। इसके बाद ऊष्मा विकिरण की गति होती है। ऑप्शन सुन लीजिए। ध्वनि के बराबर, पराश्रव्य तरंग के बराबर, प्रकाश के बराबर। प्रकाश के बराबर लिखते भी जाइए, नहीं क्वेश्चन करने कोई मतलब नहीं है, भूल जाएंगे। सुन तो रहे, कल को पता चला यही क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इसलिए हाँ जरूर चलाया करिए। ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0 डायोप्टर। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, IS, PCS, LDA, PLDA सब में आए हुए हैं। ये मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन ऐसे ही है। मैडम जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो भर्ती होती है, PCS के थ्रू होती है या ऐसे होती है? उसका अलग से निकला था एक बार अलग से निकला था। आगे मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? मृग तृष्णा यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR का। ठीक है।
कहाँ दिखाई देता है? रेगिस्तान में और हाईवे पे। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? विप्योर। ऑप्शन में कई सारे दिए हैं, तो नीला, हरा, पीला। ठीक है। VIPGYOR, VIPGYOR, विप्योर आपको याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जितना आज पढ़ाया है